है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की जो क्लास चल रही है हमारी, इसके अंतर्गत आज क्लास 3 की जो है हम लेने चल रहे हैं। इसके अंतर्गत टोटल 24 पार्ट हैं, यानी 24 लेसन है। उस 24 लेसन में 19 लेसन का मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। उसके बाद बचा हुआ जो 5 लेसन है उसे नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो आज पहले का जो मैं वीडियो दिया हुआ हूँ वो क्लास 4 का था, परंतु आज जो है क्लास 3 का दे रहा हूँ। और इस क्लास 3 के वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट पहलू हैं और पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, वो आप लोग उसे देखिए। ये जो है जो एनसीईआरटी का ये सब चैप्टर्स हैं, इससे लगभग जो है 24-25 चैप्टर्स में से ये मान के चलिए कि 10 ऐसे प्रश्न होते हैं जो पर्यावरण से आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं से उसे पूछ देते हैं। इसीलिए जो है इनको इस वीडियो को ध्यान से देखने की जरूरत है। और ये भी जान लीजिए बच्चों का क्लास 3 का कैसा हो सकता है, कितना टफ हो सकता है, परंतु ये नॉलेज की बात है, जानकारी की बात है, और ये जानकारी होनी चाहिए। नहीं है या है ये डजेंट मैटर है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं और बनते रहेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं आज एनसीईआरटी पर्यावरण का क्लास 3 का प्रारंभ करने। और सबसे पहले जो है देखते हैं वो तो इम्पोर्टेंट के बारे में देखा जाए तो पहला ही लेसन है पंचतंत्र की कहानी है। और पंचतंत्र की कहानी का इससे बनने वाला एक प्रश्न है, और वो ये कि ये इसके पात्र कौन हैं, इस कहानी के कौन पात्र हैं। तो इस कहानी के 2 पात्र हैं, एक तो खरगोश और दूसरा कछुआ। कछुआ और खरगोश की कहानी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इस कहानी को देने का मतलब क्या है ये भी आप जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो सिर्फ इतना जान लीजिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी में आप जान लीजिए कि सबसे बड़ी बात धैर्य की और तारतम्यता की जरूरत होती है। यदि आप तारतम्यता के साथ, लगन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ यदि अपनी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित जानिए आपकी मंजिल आपकी कदम चूमेगी। नहीं तो खरगोश की तरह से अपने आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास के चक्कर में पड़कर आप जो है अपनी मंजिल को भी नहीं पाएंगे, और असफलता तो जो हाथ लगेगी वो डजेंट मैटर है। तो आइए चलते हैं पंचतंत्र की कहानी का। आप जान गए कि जो मूल पात्र है वो खरगोश और कछुआ। आगे देखते हैं जिक्सा का खेल। ये पंचतंत्र की कहानी में खरगोश और कछुआ दोनों रहते हैं। जिक्सा एक खेल होता है। जिक्सा एक खेल है। इस खेल में क्या होता है कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको जोड़कर एक चित्र बनाया जाए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्र बनाना ही जिक्सा का खेल होता है, यानी जिक्सा कहलाता है। यह प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट में रखिए क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट, ये खेल है और इस खेल में होता यूं कि एक दादी होती हैं जो टीचर का रोल अदा करती हैं, अध्यापिका का रोल अदा करती हैं। यानी इस खेल में पौधों के बीच में दादी बनी होती हैं और वो जो है एक टीचर का रोल अदा करती हैं। ये हो गया, और उनके बच्चे उनका कहना मानते रहते हैं। मतलब इस कहानी का मेन पॉइंट जो है। और नेक्स्ट, चिंचालकर महोदय मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के रहने वाले हैं, और ये जो है इनकी विशेषता है कि सूखे पत्तों का चित्र बनाते हैं। यानी ये सूखे पत्तों का चित्र बनाते हैं। इसे आप जो है इम्पोर्टेंट में रख लीजिए, यानी विष्णु चिंचालकर नाम याद रखिए। और इनकी कला जो है ये चित्रकारी है, वो भी सूखे पत्तों की। ये हो गया। नेक्स्ट है पानी रे पानी। पानी रे पानी कविता जो है क्लास 3 की है, और इसको लिखने वाले श्री प्रसाद जी हैं। श्री प्रसाद जी पानी रे पानी कविता को लिखे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। पानी के स्रोत को देखा जाए तो पानी के स्रोत को देखेंगे तो पानी के स्रोत बहुत सारे हैं, जैसे नदियाँ, झरना, तालाब, कुएं, सागर, महासागर और अन्य जो है छोटे छोटे नलकूप। ये सब चीज़ें जो हैं इन्हें देखा जाए, जो लिखे हुए हैं झील, कुआं, तालाब, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप। एक इम्पॉर्टेंट है
टांका इसे बताते हैं। गर्म गर्म सोते, जो टांका होता है वो रेगिस्तान के कुएं को टांका कहते हैं। तो आप इसे जो है इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। यानी रेगिस्तान में जो कुएं बने रहते हैं उसे टांका कहते हैं। ये याद रखिए, ये प्रश्न बन सकता है। ये हुआ आपका पानी के स्रोत के अंतर्गत। आगे देखिए, चश्मा एक है। चश्मा के अंतर्गत ये एक पहाड़ी के बीच में, जो पहाड़ी होती है, पहाड़ी के बीच में जो गड्ढा बना रहता है और उस गड्ढे में जो पानी इकट्ठा होते हैं उसी को जो है चश्मा बोलते हैं। यानी कि पहाड़ी के बीच में खाली स्थान पर इकट्ठा होने वाले पानी को चश्मा बोलते हैं। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट, इसे भी आप अपने इम्पोर्टेंट लिस्ट में रख लीजिए। IMP, इसे भी इम्पोर्टेंट रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार है। ये भी अच्छी पॉइंट है, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं योग्य नहीं है। नेक्स्ट है छोटू का घर। अगर पूछ देता है टेट की परीक्षाओं में ये जो है प्रश्न बनाते हैं, और टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में इन्हीं सबों से प्रश्न बनता है। जो है ये NCERT का है और एक क्लास 3 का। ये परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न उठा देता है। और जैसे बोल दिया कि छोटू का घर किस में था, तो आपको वहाँ पे पाइप लगाना पड़ेगा, उसी में रहता, और छोटू उसी में रहता था। नेक्स्ट देखिए कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चूहों के बारे में आप भली बात जानते हैं, परंतु इसे जान लीजिए कि चूहों के पास सूंघने की क्षमता ज़बरदस्त होती है, लेकिन देखने की कम होती है। तो यानी कि सूंघने की क्षमता तो अधिक होती है, लेकिन देखने की जो है वो कम होती है। आगे जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है इंडिया में, पुरजोर काफ़ी इस पे जोर दिया जा रहा है। हमारे PM जी जो है पूरी तरह से इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये जो है स्वच्छ अभियान जो प्रारंभ हुआ है ये गांधी जी के द्वारा, मतलब यानी स्वच्छ भारत अभियान सर्वप्रथम गांधी जी ने ही प्रारंभ की थी। आगे सांप खाना, सांप जो सर्प होता है, सर्प खाना एक प्रकार का डिश है। ये है कहाँ का? ये हांगकांग का डिश है। इसे लिंग हू फैन कहते हैं। लिंग हू फैन ये जो है एक हांगकांग का डिश है। मतलब ये खाना की एक जो है व्यंजन है। इसे जो है लिंग हू फैन कहते हैं। आइए कश्मीर चलते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल से बनी हुई मछली खाते हैं, यानी सरसों के तेल से बनी हुई मछली खाते हैं कश्मीर में। ये एक डिश के बारे में है। आइए गोवा में चलते हैं, गोवा के देखते हैं। कुछ क्षेत्रीय हैं, राज्य से उठे हुए प्रश्न हैं। गोवा में नारियल के तेल में समुंदर की मछली को तल के खाते हैं। यानी कि गोवा में नारियल का तेल, वैसे भी नारियल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो गोवा में जो नारियल का तेल होता है उसमें समंदर की मछलियों को तल के खाया जाता है। केरल देखा जाए, घर के आंगन में केरल में मोस्टली पेड़ लगाए जाते हैं। मतलब घर के आंगन में पेड़ जो है निश्चित रूप से लगाए जाते हैं केरल में। अच्छा, ब्रेल लिपि ब्रेल लिपि जो है ये लुई ब्रेल की है। ये फ्रांस के महोदय हैं, इन्होंने जो है इसको प्रारंभ की थी। और ये लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल के द्वारा की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जेंडर और विषमता। जेंडर और विषमता को अगर दूर करना है, जेंडर की जो विषमता, जेंडर है इसकी जो विषमता है, इसे दूर करना जो है अगर करना चाहते हैं तो ये निश्चित जानिए कि जेंडर की विषमता को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है चर्चा परिचर्चा। बातचीत करने से होता है, यानी चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए इसे दूर करने के लिए। स्थानीय खेलों के नाम देख लिया जाए। स्थानीय खेलों के नाम स्टापू, पिट्ठू, अष्टचंगा, ये स्थानीय खेल हैं। ये खेलों के नाम है, याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। स्थानीय खेलों में स्टापू, पिट्ठू और अष्टचंगा ये खेल हैं, इसे याद रखिएगा। ये प्रश्न बना सकता है कि स्टापू क्या है, पिट्ठू क्या है, अष्टचंगा क्या है, बना सकता है। आइए असम में चलें, तो असम में अधिक बारिश होने के कारण जो घर होते हैं वो लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। यानी कि 10 से 12 फीट ऊंचे बनते हैं ज़मीन से। नेक्स्ट,
इन्हें मजबूत बांस के खम्भों से बनाया जाता है। मजबूत बांस के खम्भा से ही बनेगा। आगे देखिए, ये अंदर भी जो है ये लकड़ियों के ही बने होते हैं। यानी कि असम में अधिक वर्षा होने के कारण जमीन से लगभग 10 से 12 मीटर ऊंचाई पे, 10 से 12 फीट ऊंचाई पे, मीटर नहीं फीट, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे घर बनते हैं और ये बांस के बनते हैं। और ये भी एक बात है कि अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आइए मनाली चलें, तो मनाली देखें कि यह एक पहाड़ी इलाका, ये बेहतर आप जानते हैं। यहाँ पे बर्फ़ और बारिश दोनों होती है और मकान जो है पत्थर के या फिर लकड़ी के बनाए जाते हैं। मनाली में जो मकान आप देखेंगे मेनली वो पत्थर के होंगे या फिर लकड़ियों के होंगे। दिल्ली में चलें तो दिल्ली में कुछ नहीं है, गगनचुंबी इमारतें हैं। अधिक से अधिक जो है ऊंची ऊंची इमारतें आपको देखने को मिलेंगी दिल्ली में भी। वही हालत आपका मुंबई में भी। आगे राजस्थान को चलते हैं। राजस्थान में देखें तो राजस्थान की विशेषता आप जानते हैं, रेगिस्तान है। जहाँ रेगिस्तान है, आप एक चीज़ तो निश्चित रूप से पता कर लेंगे, पता चल जाएगा कि वहाँ बारिश कम होती होगी। जहाँ बारिश कम है वहाँ निश्चित जानिए गर्मी अधिक होगी। तो यानी बारिश कम है और गर्मी अधिक है राजस्थान में। और यहाँ के लोग जो है घर जो बनाते हैं वो मिट्टियों के बनाते हैं। घर उनका बनेगा मिट्टियों का और वो जो दीवारें होती हैं ना काफ़ी मोटी होती हैं, जिससे कि गर्म हवाएं दीवारों को ज़्यादा जल्दी गर्म न करके अंदर के वातावरण को गर्म कर दें। तो ये है, दीवारें जो है मोटी होती हैं। यहाँ की छतें जो है कटीली झाड़ियों के होते हैं। जो छत होती है वो कटीली झाड़ियों के होते हैं। आगे चलें जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की विशेषता ये है कि यहाँ पे सिगारें चलती हैं। सिगारें चलती हैं, मेनली सिगारें यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं और इसे सिगार कहते हैं या शिकार कहते हैं, ये दोनों ज़्यादा चलती हैं। यहाँ नाव के ऊपर घर बने रहते हैं। वहाँ पे कब बारिश हो जाए कोई भरोसा नहीं है, तो नाव के ऊपर घर बने रहते हैं। और ये भी आप जान लीजिए, बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न बना चुका है। अधीनस्थ की बात छोड़ दीजिए, हम यूपी पीसीएस की बात बता दे रहे हैं कि ये बहुत बार प्रश्न बना चुका है कि डल झील कहाँ पे स्थित है। तो आप जानिए कश्मीर में, डल झील कश्मीर। बर्फ का घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। और नाव के ऊपर जो घर बनता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसे बोट हाउस कहते हैं। तो ये 19 जो चैप्टर मैं यहाँ पे क्लियर कराया हूँ, अब इस टोटल 24 चैप्टर है, तो उसमें 2-3 पॉइंट हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो उसे हम अभी दे दे रहे हैं। तो ये जो है पर्यावरण एनसीईआरटी क्लास 3 का ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। लगभग 4-5 क्वेश्चन है जिसको मैं अभी दे दूंगा। ये पूरी तरह ये कंप्लीट होता है। इसमें से इम्पॉर्टेंट लगभग जो है मैं बता दूं तो लगभग 5 या 6 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे जानकारी नहीं है तो आपको इस सब की जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे जहां से भी उठा लीजिए प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो आपका क्लास 3 का वीडियो जा रहा है एनसीईआरटी का पर्यावरण के संदर्भ में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसे जो है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जो है आप तक मेरा नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचे और वीडियो जो है अच्छे इसी तरह से आप तक जाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।